हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कैसा लगा आपको अभी तक पढ़ के? मैंने आपको मोस्टली 3/4 चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, द लास्ट लेसन, उसका 3/4 पार्ट पढ़ा चुका हूं। मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया है, कैसा लग रहा है, वो सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे और लास्ट में क्या सस्पेंस था जो मैंने कल आपके लिए छोड़ा था, हम उस पर भी गौर करेंगे। पर उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज, ताकि सब कुछ वापस से हमारे व्यूज़, हमारे जो जो कहानी जो थी वो वापस से क्लियर हो जाए और हम उस ट्रैक पर आ सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था, जो मिस्टर एम हेमिल थे, जो फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल से कपड़े पहन रखे थे। और वो ब्यूटीफुल से कपड़ों में उन्होंने क्या पहना था, मैंने आपको बताया था। एक ग्रीन कोट था, अ फ्रिल शर्ट था, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था। वॉज ऑल दीज थिंग्स लाइक द एम्ब्रॉयड, और ये सब उनके एम्ब्रॉयड की तरह लग रहा था। बट आ टीचर ऑन नॉर्मल डेज पर, फ्रांस ने बताया था कि जो उसके टीचर्स थे स्कूल के, नॉर्मल डेज पर ये सब नहीं पहनकर आते थे जब तक कि स्कूल में क्या नहीं हो, कोई ओकेशन नहीं हो। और ओकेशन कैसा होना चाहिए? ओकेशन क्या होगा कि जैसे कि स्कूल के अंदर सच स्पेशल डेज, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, ऐसा कुछ होता था तो ही जो टीचर्स वगैरह थे वो ओकेशन पर ही अच्छे ब्यूटीफुल वगैरह कपड़े पहनकर आते थे। अदरवाइज नॉर्मली वो यूनिफॉर्म में ही आते थे, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि आजकल यूनिफॉर्म सिस्टम चालू हो गया है। तो टीचर्स थे वो रेगुलर यूनिफॉर्म में और रेगुलर कपड़ों में आते थे। पर आज जो मिस्टर एम हेमिल है वो बड़े ही ब्यूटीफुल से ड्रेसअप होकर आए हैं, एम्ब्रॉयडरी कपड़े पहनकर आए हैं। और प्लस ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ करता था। One more strange thing was there, usually the last benches of a class, मैंने बताया था कि फ्रेंड्स ये बोलता है कि एक और स्ट्रेंज थिंग हुई थी हमारे साथ में, कि हमारी क्लास की जो आखिरी बेंचें होती थी वो हमेशा खाली रहती थी, उधर कोई नहीं बैठता था। पर आज उधर वहां पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए थे? विलेजर्स बैठे हुए, लाइक एन ओल्ड हाउसर। और किसकी तरह बैठे हैं? ओल्ड हाउसर की तरह। एक रिटायर्ड मेयर है उनके साथ में, वेयरिंग अ 3 कॉर्नर हैट, उसने पहन रखी है। एक पोस्टमास्टर है, was sitting and several other beside all houser had brought up a premier book। और वो सब अपने साथ में क्या लेकर आए हैं? एक प्रीमियर बुक लेकर आए हैं, which was very old and thumbed। और मैंने आपको थंब का मतलब कल भी बताया था और वापस बताता हूं, जो किनारे से जो किताबें और बुक फट जाती है उसे हम थंब्ड बोलते हैं। ठीक है। ऑल द हाउसर ओपन द बुक। फिर मैंने आपको बताया था जो हाउसर्स थे उन्होंने अपनी किताबें खोली, और किताबें खोलकर क्या करा, उन्होंने वो किताब जो थी अपने घुटने पर, जैसे अपन बैठते हैं चेयर पर, उन्होंने घुटने पर रखी, और अपना जो चश्मा था, स्पेक्टिकल्स, जो मैंने बताया था, मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था कि स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है जो नंबर के चश्मे हम लोग पहनते हैं, और गॉगल्स जो होते हैं वो अपने जो सनलाइट में वगैरह जो चश्मे पहनते हैं फॉर लुकिंग स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल या हैंडसम, वो पहनने के लिए वो अलग होते हैं। तो उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स किताब पर रखे। उसके बाद एम हेमिल सेज इन अ वेरी स्ट्रेंज टोन, और उसके बाद एम हेमिल बोलते हैं दैट ऑल ऑफ यू शुड लिसन टू मी प्रॉपर्ली, कि आज तुम सब मुझे बहुत ध्यान से सुनना। आगे टुडे, और वो क्यों बोलते हैं और क्यों ध्यान से बोलने के लिए बोलते हैं? क्योंकि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। उन्होंने ये कहा कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का इस स्कूल के अंदर, एल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज आखिरी लेसन है। एंड आफ्टर दिस नो वन विल बी टीचिंग यू द फ्रेंच। और उसके बाद आपको आज के बाद कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? बिकॉज देयर इज एन ऑर्डर पास बाय बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल ऑफ एल्स एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट। कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि कौन सी दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही थी? दैट वाज फ्रांस एंड पर्शिया। कौन सी दो कंट्री थी? फ्रांस और पर्शिया। और 2 साल से ये वॉर चल रही थी। मैंने आपको ये भी बताया था ये वॉर 2 साल से चल रही है, और 2 साल में फ्रांस का काफी कुछ नुकसान हुआ है। वो हमेशा इस वॉर में हारती हुई आई है, और इस बार जब ये हारे तो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन सी थी? एल्स और एक
वैलोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स फ्रांस की थी और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को किस पर कब्जा कर लिया था? पर्शिया ने इन डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया था और यहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी, फ्रेंच सिखाई जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, उसको बंद करवा दिया गया और बोला कौन सी भाषा बोली जाएगी? जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। सो व्हाट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव, तो वो बोलते हैं कि आई वांट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन टू दिस लास्ट लेसन्स ऑफ फ्रेंच वेरी केयरफुली। तो आज मेरा आखिरी दिन है, आखिरी बार पढ़ा रहा हूं, तो इस क्लास को आप बहुत ढंग से अच्छे से अटेंड करें। नाउ आई गॉट टू नो व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ रश नियर द टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था, फ्रेंड्स जो सोच रहा होता है कि आज इतनी भीड़ क्यों है बुलेटिन बोर्ड के पास में, तो वो उसे अब पता चलता है क्यों इतनी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के पास में। क्योंकि क्या हुआ है कि एल्स के अंदर एक ऑर्डर निकला है बर्लिन से कि इधर एक ही भाषा आपसे बोली जाएगी, वो है जर्मन, और फ्रेंच भाषा आज के बाद इधर नहीं बोली जाएगी। इट इज ट्रू दैट नाउ आई हैव टू लीव स्टडिंग द फ्रेंच, और आज ये सच हो चुका है कि मुझे आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़नी है। आई हैव वेस्टेड माई टाइम नॉट स्टडीड द फ्रेंच प्रॉपरली। और फ्रेंड्स अपने आप से दुखी होते हुए बोल रहा है कि मैंने अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया है, मैंने फ्रेंच पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई हैव वेस्टेड माई टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। इसका मतलब होता है सीकिंग बर्ड्स एग का कल भी बताया था, हंटिंग बर्ड्स एग। मैं जाता रहता, घूमता रहता था, फ्रेंच की क्लास मिस करता था और चिड़ियों के अंडों को ढूंढ के उन्हें फोड़ना, उन्हें तोड़ना, ये सब मैं किया करता था। उसके अलावा मैं क्या कर रहा था? I have wasted my time while playing near सार रिवर। कौन सी नदी के पास चला जाता था मैं? सार रिवर के पास चला जाता था और वहां पर खेलता रहता था। Sometime before French books were used to be very heavy and burden to me। और जब मैं ये फ्रेंच पढ़ना नहीं चाह रहा था तब ये किताबें मुझे बहुत ही बोझ लगती थी। ये फ्रेंच बुक जो लैंग्वेज की किताब है मुझे बहुत ही ज्यादा क्या लगती थी? बोझ लगती थी, बहुत बर्डन लगता था। बट टुडे नाउ दीज बुक्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। पर आज बुक्स जब मुझसे अलग होने जा रही है तो ये मुझे ऐसे लग रही है ये मेरी बेहतरीन और बेस्ट फ्रेंड्स है। देन उसके बाद में आई डोंट वांट टू लीव इट नाउ। आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाई मैम हेमिल इज नॉट गेटिंग एंग्री बिकॉज। और अब मुझे पता चल गया, आज भी जब मैं लेट आया स्कूल के अंदर तो एम हेमिल जो मेरे टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज के, वो मेरे ऊपर क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था और कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसके आखिरी दिन के ऊपर भी वो अपने स्टूडेंट को डांटे या उन्हें चिल्लाए या उन्हें क्लास से बाहर निकाले। वो चीज थी ना। आई ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई एम हेमिल इज वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और मुझे पता चल गया कि क्यों मिस्टर एम हेमिल आज इतने ब्यूटीफुल से कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि आज इनका ये लास्ट दिन था इस स्कूल के अंदर। आई एम फीलिंग वेरी बैड बाय थिंकिंग दैट नाउ वुड आई वुड हैव एवर बी टॉट बाय मिस्टर एम हेमिल नाइदर। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आज के बाद मैं अपने मिस्टर एम हेमिल के बाद कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई गॉट टू नो व्हाई द विलेजर्स आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अब मुझे ये भी पता चल गया क्यों हमारी लास्ट बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं टू से गुड बाय टू एम हेमिल। वो क्या करने आए हैं? गुड बाय करने आए हैं, एम हेमिल को अलविदा कहने के लिए आए हैं। एम हेमिल हु हैड बीन टीचिंग, और एम हेमिल मैंने बताया था कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 40 साल से यहां पर पढ़ा रहे थे। नाउ आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। जितने में मैं ये सब चीजें सोच रहा होता हूं, एम हेमिल मुझे एकदम से आवाज देते हैं, फ्रेंड्स इट इज योर टर्न टू टेल मी अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। वो मुझसे पूछते हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। मैं खड़ा होता हूं और ट्राई टू करेक्ट आंसर, और मैं खड़ा होकर पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से सही जवाब देना चाह रहा था, ठीक है। बट एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग आई हेजिटेटेड। पर मैं जैसे ही चालू करता हूं आंसर देने के लिए खड़ा होता हूं, मैं हेजिटेट होने लग जाता हूं, मैं अटक जाता हूं, बीच में घबरा जाता हूं। ये चीजें मेरे साथ में होती है। आई हैव नॉट स्टडीड पार्टिसिपल्स वेरी वेल, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक पार्टिसिपल्स को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, इस कारण से ये ऐसा हो रहा है। एम हेमिल would have seen me like this, would have shouted on me very badly। अगर सही में अगर एम हेमिल का आज आखिरी दिन नहीं होता तो आज वो मुझे बुरी तरह से डांटते, क्योंकि आज भी मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर पूरी डेफिनेशन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना और उसके रूल्स को बता नहीं पाया हूं। आगे
But today he did not shouted on me. पर आज वो मुझ पर चिल्लाए नहीं. But he says that friends, today I will not shout on you, but you should feel bad because every day you used to say that I will learn all these participles, but today look what happened. और तुम हमेशा, मैं आज तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं. मिस्टर हेम एमएल ये कहते हैं, मिस्टर हेम एमएल कहते हैं फ्रेंड्स तुम हमेशा बोलते हुए आए थे कि मैं पढ़ूंगा, मैं ट्राई करूंगा, बट तुमने कभी भी अपना जो चैप्टर है पार्टिसिपल अच्छे से नहीं पढ़ा है. बट टुडे लुक व्हाट हैपेंड, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. और आज तुम देख सकते हो तुम्हें अपनी खुद की भाषा बोलनी नहीं आती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, हाउ टू राइट द फ्रेंच लैंग्वेज तुम्हें लिखनी नहीं आती है. एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एल्स डिस्ट्रिक्ट. ये तुम्हारी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की ये समस्या है, ये मिस्टर हेम हेमिल कहते हैं. देन बट बाय द वे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मिस्टर हेम हेमिल बोलते हैं पर चिंता मत करो, कल से चिंता मत करो, कल से यू विल नॉट बी स्टडिंग द फ्रेंच लैंग्वेज. कल से तुम कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे. क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि कल से इस डिस्ट्रिक्ट में विल नॉट बी टॉट नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ये भाषा कल से इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी. पीपल हु हैड वुड कम टू रूल यू, जो लोग तुम पर हुकूमत करने आ रहे हैं, और वो लोग कौन से लोग थे? पर्शिया के लोग थे. मैंने आपको बताया था पर्शिया और फ्रांस में वॉर चल रही है, और पर्शिया हर वॉर के हर अटेम्प्ट के अंदर वॉर जीत रहा है, तो उनकी हुकूमत अब इधर फ्रांस में एल्स डिस्ट्रिक्ट पर चलेगी. एंड द होल डिस्ट्रिक्ट विल से यू ऑल आर फ्रेंच पीपल. और उसके बाद जब वो लोग यहां पर आएंगे तुम पर रूल करने के लिए, वो तुम पर हंसेंगे और बोलेंगे कि तुम सब फ्रेंच मैन होकर भी तुम्हें अपनी खुद की भाषा बोलनी नहीं आती है. बट स्टिल यू ऑल डोंट नो योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें अपनी खुद की भाषा नहीं आती है. बट फ्रेंड्स इट इज नॉट योर मिस्टेक. फिर मिस्टर एम एम एल बोलते हैं फ्रेंड्स ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, इसमें गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, दोनों की है. क्यों पेरेंट्स की है? बिकॉज उन्होंने कभी तुम्हारी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं करा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कब आते हो, कब जाते हो. ऐसा उन्होंने कभी फोकस ही नहीं करा था. इस कारण से उनका फोकस एक ही चीज पर था, दे वांटेड यू शुड गो टू द फार्म, या तो तुम खेत पर जाओ, वहां पर खेती देखो, या फिर मिल पर जाओ और पैसा कमा कर आओ. उनका बस एक ही इसी चीज पर फोकस था और किसी चीज पर फोकस नहीं था. और इसके साथ साथ गलती मेरी भी थी, मिस्टर एम हेमिल बोलते हैं. और उनकी गलती कैसे थी मैंने आपको कल भी बताया था. बिकॉज समटाइम्स वो बोलते हैं क्योंकि मैं भी कभी कभार तुम्हें कहां पर भेज देता था, गार्डन में भेज देता था, ताकि प्लांट्स को तुम क्या डालो, पानी डालो. उनको पानी डालने के लिए मैं तुम्हें गार्डन बेच देता था. I would have wanted have you stopped and you could say that you should focus on your French language. मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था और बोल सकता था नहीं तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हें जाना है और अपनी लैंग्वेज पर फोकस करना है. ठीक है. एंड रीड द लेसन प्रॉपरली, और अपने चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ो. When sometime my mood used to be टू डू फिशिंग, और कभी कभार जब मेरा मूड मछली पकड़ने का होता था, नदी के किनारे बैठकर फिशिंग करने का होता था, आई यूज टू गिव यू अ लीव, मैं उस दिन तुम्हें छुट्टी दे देता था. ऑन दैट डे बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन आई शुड ऑल्सो गेट ब्लेम्ड, और इन सब की वजह से मुझे भी ब्लेम्ड होना चाहिए. एंड फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. उसके बाद वो बोलते हैं ये जो भाषा है बड़ी ही खूबसूरत भाषा है और इसे हमें सेव करना चाहिए. नेक्स्ट, We cannot leave this language so easily. मिस्टर हेम एमएल कहते हैं कि हमें ये भाषा इतनी इजीली छोड़नी नहीं चाहिए. एंड whenever people are captured, क्यों वो ये बोलते हैं जब भी कोई इंसान कैदी बनता है, कैप्चर होता है, स्लेव बनता है, कोई कंट्री उसके ऊपर हुकूमत करने लग जाती है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो उसका बहुत बड़ा वेपन होता है. मैंने आपको कल भी बताया था, मैं वापस आपको समझाता हूं कि जैसे कि अगर ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, और अगर वापस करने आते हैं, ठीक है, अगर वापस करने आते तो ब्रिटिशर्स को तमिल नहीं आती है, हिंदी प्रॉपर नहीं आती है, कन्नड़ प्रॉपर नहीं आती है, मलयालम प्रॉपर नहीं आती है, मारवाड़ी नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, महाराष्ट्र नहीं आती है, दे डोंट नो दीज लैंग्वेजेस. तो हमारी ये जो भाषा है ना, ये हमारा वेपन है. क्यों? अगर कोई हम पर कैप्चर करता है तो उनके पास तो वे ऑफ स्पीकिंग एक ही लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उनकी कॉमन लैंग्वेज वो दो चीज हो सकती है, पर हमारे पास कोई सी भी लैंग्वेज हमारी खुद की है, तो हम उसके अंदर इंटेलेक्ट करके
करके, उसके हमारी बातों में, हमारी लैंग्वेज में बात करके दूसरों को अनदेखा करके बचने का कैसे ना कैसे तो राह निकाल सकते हैं ना। या फिर हमारी लैंग्वेज को लेकर हम जब दबदबा बनाएंगे और हम हमारी लैंग्वेज में ही बात करेंगे तो जो लोग हमारे को देख रहे हैं, जो हमारे साथीदार हैं, वो उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ तो भावना होगी, देशभक्ति होगी, वो हमारे लिए आएंगे, हमारी मदद करेंगे। तो उसी तरह से जो एमएमएल है वो भी यही कहते हैं कि भाषा जो होती है एक बहुत बड़ा वेपन होती है। दैट इज व्हाई वी शुड ऑल हैव अ कमांड ऑन आवर लैंग्वेज। इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को आना चाहिए। देन ओनली वी कैन फाइट बैक विद द पीपल, तभी हम लड़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लड़ पाएंगे। एंड कैन गेट फ्री, और हम फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज थी। नॉट अगेन स्टार्टेड स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज देन दोस कंट्रीज वुड नेवर बी फ्री। और जो लोग अपनी भाषा नहीं बोल सकते और कैदी बनकर रह जाएंगे, वो कभी भी फ्री नहीं हो सकते, गुलाम ही रहेंगे, स्लेव्स ही रहेंगे। अगर आज हम लोग एकजुट नहीं होते, महात्मा गांधी, भगत सिंह वगैरह हम सब एकजुट नहीं होते, तो शायद तक हम भी अब आज़ाद नहीं होते, हम भी किसी देश के, अंग्रेजों के अभी भी गुलाम होते। वही चीज़ ये समझाना चाह रहे हैं। अदरवाइज दे वुड लूज देयर इमेजिनेशन। अगर ऐसा होता तो हम भी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी परछाई, वो चीज़ हम छूट जाती फॉर देयर लाइफ टाइम, उम्र भर के लिए। वाई शुड वी शुड हैव कमांड ऑन आवर लैंग्वेज सो दैट वन डे वी कुड गेट फ्रीडम। हमारे को हमारी लैंग्वेज पर कमांड क्यों होना चाहिए? ताकि एक दिन हमें क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, आजादी मिल सकती है। उसके बाद एमएमएल जो है अपनी ग्रामर की बुक लेते हैं, ग्रामर की बुक खोलते हैं और वो उधर से पढ़ाना चालू कर देते हैं। एंड द फर्स्ट टाइम ऐसी पहले बार हुआ था जब एमएमएल पढ़ा रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था और मैं बहुत ज्यादा फोकस में पढ़ रहा था और डिटेल में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में, बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ एमएमएल, उसके बाद क्या होता है बेटा, देन आफ्टर द फिनिशिंग द ग्रामर सेशन ही ट्राइड टू कंप्लीट द राइटिंग पार्ट ऑल्सो। उसके बाद वो राइटिंग पार्ट भी समझाते हैं। एमएमएल हैड बॉट कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। एमएमएल के पास में हमारी किताबें होती है और वो कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कूल लेकर आते हैं। अब मैंने आपको कल भी बताया था और अभी वापस बताता हूं, इट वॉज रिटन, और वो जो कॉपी लेकर आते हैं उस पर क्या लिखा होता है, फ्रांस एल्स, फ्रांस एल्स। इसका मतलब है द एल्स डिस्ट्रिक्ट वुड एवर बी ऑफ फ्रांस। जो एल्स डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए फ्रांस की ही रहेगी, वो पर्शिया की नहीं हो सकती, उसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता। एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दीज कॉपीज, और मैंने आपको ये भी बताया था कल जब इन्होंने ये कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करा था क्लास के अंदर और जो बेंचेस पर रखी गई थी, तो ये कॉपी एक झंडे की तरह लग रही थी क्योंकि सबके ऊपर इस तरह से लिखा हुआ था, तो वो एक पैटर्न में रखा गया था और सीधा दिख रहा था, तो वो एक फ्लैग की तरह दिख रहा था। द होल क्लास गॉट क्वाइट। उसके बाद सब चुप हो जाते हैं और सब अपना काम करना चालू कर देते हैं। एट दैट मोमेंट इट वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। क्लास के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, वो एक पिन ड्रॉप साइलेंस था द क्लास। और उसी टाइम क्लास में कौन एंट्री ले लेता है, एक बीटल, एक कीड़ा जो होता है वो क्लास में एंट्री ले लेता है, पर कोई भी उस पर क्या नहीं करता, कोई भी उस पर नजर नहीं रखता है, कोई ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं होता, वो अपना शोर शराबा कर रहा होता है। साउंड ऑफ द बीटल, इवन देयर वर अ पिजन, उधर कबूतर भी थे, सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द क्लास। मैंने कल भी बताया था रूफ का मतलब होता है छत, तो क्लास की छत के ऊपर कबूतर बैठे हुए थे। दे वर ऑल्सो मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज, वो भी गुटरगू, जो कबूतरों की आवाज है गुटरगू करके वो कर रहे थे, वो भी कोई अपनी आवाज नहीं कर रहे थे, वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। देन आई थॉट, कि मैंने भी ये सोचा जो जर्मन है वुड बी सेइंग टू द पिजन्स टू चेंज देयर लैंग्वेज फ्रॉम फ्रेंच टू जर्मन। जो जर्मन के लोग हैं, जो पर्शियन लोग हैं, जो हम पर कब्जा कर चुके हैं, वो इन पिजन्स को भी बोल चुके होंगे कि तुम्हारी आवाज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में आनी चाहिए। आई सॉ एमएमएल वाज सिटिंग मोशनलेस ऑन हिज चेयर एंड ग्रेजिंग टू द होल क्लास। और उसके बाद जब मैं क्या देखता हूं, जो मिस्टर एमएमएल होते हैं वो मोशनलेस चेयर पर, क्लास पर बैठे हुए होते हैं सामने की तरफ, और हम सबको देख रहे होते हैं। फ्रॉम द लास्ट 40 years ही वॉज टीचिंग हियर, बट टुडे इज द लास्ट डे फॉर हिम इन दिस स्कूल। और पर आज ये इनका आखिरी दिन है। देन आई थॉट इन माई माइंड, उसके बाद मैं सोचता हूं, व्हाट ऑल हैव बीन चेंज इन द लास्ट 40 years, इन 40 साल के अंदर इस स्कूल के अंदर इधर क्या चेंजेस आए हैं? नथिंग, कोई चेंज नहीं आया है। नथिंग हैज चेंज, ओनली द डेस्क
आर ओल्ड नाउ, जिस चेयर पर और डेस्क पर हम स्कूल में बैठते हैं वो पुरानी हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। ओनली आर ओल्ड नाउ। 40 years बिफोर द वॉलनट प्लांट, ये एक पेड़ का नाम है, प्लांट का नाम है वॉलनट प्लांट, विच आई ग्रोन इन द गार्डन, जो मैंने 40 साल पहले गार्डन में उगाया था एक प्लांट के जरिए में, वो बड़ा हो चुका है और एक एक पेड़ बन चुका है। क्या बन चुका है? वो एक पेड़ बन चुका है। कौन बन चुका है बेटा? वॉलनट प्लांट। एंड द हॉपवाइन प्लांट, एक और प्लांट है उसका नाम है हॉपवाइन। ये दोनों प्लांटों के नाम याद रख लेना, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं या वन वर्ड में भी आ सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो वॉलनट प्लांट था, एक हॉपवाइन प्लांट था। और वॉलनट प्लांट तो किस में चेंज होता था? 40 साल में ट्री में। और हॉपवाइन जो प्लांट था हैव ग्रोन 40 years बिफोर, नाउ इट हैज रीच टू द रूफ। और जब मैंने उसको उगाया था वो बड़ा छोटा सा था, आज वो कहां तक पहुंच चुका है? छत तक पहुंच चुका है, रूफ तक ऑफ द स्कूल। नाउ आई हर्ड दैट एम हेमिल सिस्टर हैज पैक्ड एवरीथिंग एंड शी इज रेडी टू गो नाउ। और अब उस एमएमएल की जो सिस्टर होती है वो बोलती है आ जाओ, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, हम लोग रेडी है जाने के लिए, बिकॉज द नेक्स्ट डे दे हैव टू लीव एल्स डिस्ट्रिक्ट एंड देन, और क्योंकि उनको अगले दिन एल्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ना था। देन the church bell rang and the class got over, उसके बाद चर्च बेल बजी और उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। Then I saw that the soldiers to whom I saw doing drilling, जो मैंने स्टार्टिंग में सोल्जर्स देखे थे जब मैं स्कूल आ रहा था, मैंने आपको कल भी बताया था, टाउन हॉल के उधर सॉ मिल के पास में ड्रिलिंग की आवाज हो रही है। मैंने आपको कल भी बताया था सॉ मिल के पास में ड्रिलिंग की आवाज होती है, और मैंने सॉ मिल का बताया था जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है। मैंने कल मीनिंग बताया था आपको परसों, सॉरी। ठीक है, तो वो ड्रिलिंग करते हुए दे आर कमिंग बैक बीटिंग द ड्रम लाउडली, और अब वो जब एल्स और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो वो ढोल बजाते हुए खुशी से मार्च पास करते हुए, परेड करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा आरएसएस वाले जो ग्रुप वाले हैं वो ड्रम वगैरह बजाते हैं, परेड करते हैं, टोपी और शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं और ब्राउन कलर का शॉर्ट और पैंट पहनते हैं। आपने वो चीज को देखा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो सिपाही है, सोल्जर्स जो हैं, वो ड्रम बजाते हुए, खुशी से गाना बजाते हुए, ड्रिल करते हुए, मार्च पास करते हुए, परेड करते हुए लाउडली शहर के अंदर आ रहे हैं। When the class got over, जब क्लास खत्म हो जाती है, villagers were sitting behind all got stand up, जितने भी विलेजर्स थे जो लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे वो सब खड़े हो जाते हैं टू रिस्पेक्ट एम हेमिल। किसको रिस्पेक्ट देने के लिए? हमारे जो टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज के एम हेमिल, उनको। द ओल्ड हाउसर जो थे wore their spectacles, took book in their hands, और जो हमारे हाउसर थे उन्होंने अपने उन्होंने अपना चश्मा वापस पहना और उन्होंने क्या करा? किताब अपने हाथ में ली, स्टूड अप एंड स्टार्टेड स्पीकिंग, और वो बोलने लगते हैं। ठीक है, देन वो बोलने लग जाते हैं। देन एम हेमिल, उसके बाद एम हेमिल क्या करते हैं? ये लास्ट मूवमेंट है, बड़ा गौर से सुनना। देन एम हेमिल ट्राइड टू से समथिंग टू द क्लास, उसके बाद ये आखिरी मूवमेंट पर जब एम हेमिल खड़े होते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ बोलना चाहते थे, बट ही डिड नॉट गॉट स्ट्रेंथ टू स्पीक, पर वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दुख से इतने भर जाते हैं कि उनके गले में से आवाज तक नहीं आ रही, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, बस वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने क्या करा? बट ही डिड नॉट गॉट द स्ट्रेंथ टू speak, then he turned towards the blackboard, उसके बाद वो सामने देखते हुए पीछे की तरफ इस तरह से ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न कर जाते हैं। then he turned towards the blackboard, took chalk in his hand, उन्होंने चौक उठाई अपने हाथ के अंदर, and wrote as big as he can, और जितना बड़ा हो सकता है उन्होंने लिखा, and wrote as big as he can, वाइवा ला फ्रांस, ये शब्द उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, वेवा ला फ्रांस, और इन शब्द का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या मतलब होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। वो आज भी फ्रांस के साथ में है और उन्हें उम्मीद है कि पर्शिया से फ्रांस वॉर जीतेगा, और जिन चीजों पर
पर्शिया ने हुकूमत जमाई है वो वापस किसकी होगी? फ्रांस की होगी। और जिस लैंग्वेज को बोलने से मना करा जा रहा है वो लैंग्वेज वापस बोली जाएगी। और इस देश के, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग अपनी भाषा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो इस लास्ट लाइन का मतलब था। और यहां आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका पहला चैप्टर था फ्लेमिंगो का, जिसका नाम ही द लास्ट लेसन था। इसके बाद और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, पोएम्स आने वाली है। पोएम को अब पोम बोला जाता है, फॉर द आपका करेक्शन करा दूं, अब इसको पोएम नहीं बोला जाता, पोम बोला जाता है। तो आपकी जो पोम्स हैं वो भी आने वाली हैं, उनको भी आप उसके लिए भी रेडी रहेगा, उसको भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलिंक्ड है, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।